नमस्कार साथियों, बच्चों आज की जो हमारी क्लास है वो हमारा जो IBPS AFO क्वेश्चन पेपर जो सीरीज़ थी उसका चौथा पार्ट है। मीन्स 2013 का जो पेपर है उसका हम सेकेंड पार्ट लेके आए हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर्स में हम डिस्कस करेंगे IBPS AFO 2013 का जो पार्ट 2 डे 3 या डे 4 है। आज हमारा ये डे 3 हमने लिखा है बट ये डे 4 हो गया हमारा। ठीक है, IBPS AFO 2013 पार्ट 2 लेकर आए हैं और डे 4 है। तो इसमें जो रिमेनिंग क्वेश्चन है 2013 के एग्जाम में जो पूछे हुए थे वो क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। क्लियर। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है कि डिफिशियंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल, किस मिनरल की डिफिशियंसी से या किस एलिमेंट की डिफिशियंसी से कौन सी डिजीज होती है? मिजल डिजीज होती है। क्या पूछा गया क्वेश्चन कि किस एलिमेंट या किस मिनरल की डिफिशियंसी से जो है मिजल्स डिजीज होती है। देखो मिजल डिजीज जो होती है ऑप्शंस देखिए, यहाँ पे पहले दिया है कैल्शियम। कैल्शियम क्या है? तो ये तो बॉडी बिल्डिंग है। कैल्शियम क्या होता है? कैल्शियम की डिफिशियंसी से क्या होता है? फीवर होता है। बट कैल्शियम हमारे काम में क्या करता है? ये बॉडी बिल्डिंग का काम करता है, बॉडी बिल्डर है। क्या है ये? बॉडी बिल्डर है। हमें मतलब जब हमारी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है तो हमें बोला जाता है कि कैल्शियम की टेबलेट लो या दूध पियो जिससे हमारी हड्डियाँ मजबूत रहें। ठीक है। प्रोटीन, ये भी एक तरीका का क्या हो सकता है? प्रोटीन को हम बोल सकते हैं कि प्रोटीन की डिफिशियंसी से कई सारी डिजीज़ होती है तो हमें प्रोटीन खाने की भी सलाह दी जाती है। तो प्रोटीन के अंदर, प्रोटीन के बारे में हम अलग से माइक्रोबायोलॉजी के अंदर पढ़ेंगे पूरा, या फिर हम जो अपना फिजियोलॉजी डिस्कस करेंगे तब पढ़ेंगे। तो प्रोटीन के अंदर कई सारे अमीनो एसिड्स होते हैं, जैसे 10 एसेंशियल अमीनो एसिड्स से कुछ हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं, कुछ हमारे बॉडी के अंदर नहीं बनते हैं। जैसे लाइसिन्स की बात करते हैं, लाइसिन हमारी बॉडी के अंदर नहीं बनता, हमें लाइसिन्स अलग से लेना पड़ता है। और लाइसिन्स लेने के लिए हमें क्या प्रीफर किया जाता है कि आप जो है लेग्यूम्स मतलब दाल खाइए, क्योंकि दाल के अंदर बहुत सारा प्रोटीन्स होता है। फिर बात करते हैं आयरन। ये भी हमारा क्या है, एक तरह से बोले तो ये माइक्रोन्यूट्रिएंट है। क्या है ये? माइक्रोन्यूट्रिएंट है। ठीक है। देन विटामिन। तो यहाँ पे जो मिजल डिजीज़ होती है वो किसकी वजह से होती है? मिजल डिजीज़ जो होती है वो विटामिन की वजह से होती है। किसकी वजह से होती है? विटामिन की वजह से। विटामिन जो वर्ड है, टर्म्स ये किसने दिया था? ये टर्म्स जो दिया था वो फंक ने दिया था 1912 में। किसने दिया था? फंक ने दिया था 1912 में। विटामिन की बात करें तो विटामिन दो तरीके से इसको क्लासीफाई किया गया है। एक होता है वाटर सोल्यूबल, जो पानी के अंदर घुलनशील होता है, और एक होता है फैट सोल्यूबल, है ना। दो तरीके होते हैं, एक जो पानी के अंदर आसानी से घुल जाए और एक जो है फैट सोल्यूबल, जो फैट के अंदर आसानी से घुल जाए। तो वाटर सोल्यूबल की बात करें तो मैं वाटर सोल्यूबल के जो विटामिन है वो है बी और सी, और फैट सोल्यूबल की बात करें तो वो है KEDA, कीड़ा। अब इसको याद रखने का सिंपल सा तरीका है, एक है ना। हम जनरली भूल जाते हैं कि कौन सा जो है फैट सोल्यूबल है, कौन सा वाटर सोल्यूबल है। तो सिंपल सा एक तरीका है। क्या तरीका है? एक ग्लास के अंदर मान लो ये एक ग्लास है, ठीक है। यहाँ पे भी एक ग्लास ले लेते हैं, ठीक। तो आपको एक सिंपल सी ट्रिक है, इन ग्लास के अंदर क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे भी ग्लास के अंदर क्या है? पानी भरा हुआ है। अब यहाँ पे समझिए ये क्या है, अगर इसको आप एक साथ पढ़ो तो ये क्या लिखा हुआ है? कीड़ा। अब अगर आप कीड़े को पानी के अंदर डालोगे, कीड़े को पानी के अंदर, मान लो मैंने ये बना दिया, यहाँ पे ये कीड़ा बना दिया। कीड़े को अगर हम पानी के अंदर डालेंगे तो ये क्या होगा? हमें दिखाई दे रहा है। कीड़े को जब हमने क्या डाला? पानी के अंदर डाला। कीड़े को जब हमने पानी के अंदर डाला तो वो हमें दिख रहा है, मतलब वो पानी के अंदर नहीं घुला है। तो जो ये कीड़ा है वो पानी के अंदर नहीं घुलता है, मतलब वाटर सोल्यूबल नहीं है। कौन सा? कीड़ा जो है पानी के अंदर नहीं घुलता है। क्या याद रखना है? आप एक ग्लास के अंदर पानी लोगे, उसके अंदर एक कोई कीड़ा ले लोगे, कीड़ा मतलब कोई इंसेक्ट लोगे, उसके अंदर पानी के अंदर डालोगे उस कीड़े को, तो क्या वो अंदर घुल जाएगा? नहीं, आपको क्लियर दिखाई देगा वो नहीं घुला है। तो यहाँ सीधे सा तरीका है कि जो कीड़ा पानी के अंदर नहीं घुलता है मतलब वो क्या है? फैट सोल्यूबल है, पानी के अंदर नहीं घुलता है। ये एक तरीका याद रखने का, ठीक है। और बाकी जो बचा है वो क्या है? वाटर सोल्यूबल, जैसे विटामिन बी और विटामिन सी जो है, एस्कॉर्बिक एसिड, ये जो है पानी के अंदर घुल जाता है और कीड़ा पानी के अंदर नहीं घुलता है, तो वो क्या हो गया? फैट सोल्यूबल हो गया, ठीक है। तो विटामिन ऑप्शन है जिसकी वजह से मिजल्स डिजीज होती है। बाकी वो डिटेल में पढ़ेंगे विटामिन, प्रोटीन सबके बारे में क्लास के अंदर। इन जूट ग्रोइंग एरिया द यूजुअल अल्टरनेटिव क्रॉप, जो जूट ग्रोइंग एरिया है जहाँ पर क्या है? जूट की खेती की जाती है, अगर वहाँ पे जूट ना लगाए तो जूट की जगह क्या लगा सकते हैं? ये क्वेश्चन है कि जूट की जगह अल्टरनेट उसका ऑप्शंस क्या है। तो जनरली जूट ग्रोइंग जो क्रॉप है, जूट ये कहाँ होती है? देखा आपने देखा होगा जूट ग्रोइंग क्रॉप से, जूट आप वेस्ट बंगाल में होता है ना। कोलकाता में इसका जूट कॉरपोरेशन वो भी है।
तो वेस्ट बंगाल में जूट होता है, कहाँ होता है? वेस्ट बंगाल में होता है। जूट के लिए क्या चाहिए हमें? वाटर चाहिए, मतलब इसके लिए भी क्या चाहिए? वाटर लॉक्ड कंडीशन चाहिए, इसको भी पानी ज़्यादा चाहिए रहता है ना। रेटिंग के लिए भी हमको पानी के अंदर डुबो के रखना पड़ता है और वाटर लॉक कंडीशन में ही ये होता है। तो वेस्ट बंगाल में जूट के हम ग्रो करते हैं। वेस्ट बंगाल में क्या होता है? जूट के अलावा बात करें तो क्या होता है? राइस होता है, क्या होता है? चावल होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? बोरो बोलते हैं। स्प्रिंग सीजन में इसको लगाते हैं। क्लियर है? तो जब जूट ना लगाएंगे तो जूट की जगह उसकी अल्टरनेट क्रॉप क्या होगी? पेडी होगी, राइस होगी, है ना। और वेस्ट बंगाल में जो राइस जो है तीनों सीजन में लगा देते हैं, और क्योंकि पानी सबसे ज़्यादा होता है, पानी वहाँ छोटे छोटे फील्ड, आप कभी गए होंगे तो आपने देखा होगा छोटे छोटे से फील्ड बनी हुई, चारों तरफ से मेड़ बनी हुई है। तो वहाँ पे वेस्ट बंगाल में जूट की जगह, अगर जूट की खेती नहीं कर रहे हैं तो जूट की जगह कौन सी क्रॉप लगाते हैं? पेडी लगाते हैं। और सभी जानते हैं कि पेडी में जो है वेस्ट बंगाल जो है पेडी में प्रोडक्शन की बात करें तो सबसे नंबर 1 है ना। तो जूट की जगह अल्टरनेट क्रॉप क्या हो जाएगी? पेडी। पेडी अपना ओराइजा सटाइवा क्रोमोसोम नंबर 24 होते हैं। ठीक है, बाकी पूरी डिटेल हमें क्रॉप्स के बारे में बताऊंगा। शुगर केन हमारा जो है सेकेरम ओपिसिनेरम क्रोमोसोम नंबर 80 होते हैं। अलग अलग आता है इसमें, सेकेरम साइनेंसिस भी होता है, कुछ वाइल्ड स्पीसीज भी है, सेकेरम स्पॉन्टेनियम, सारा डिटेल्स पढ़ेंगे। वीट अपना ट्रिटिकम एस्टिवम 42 क्रोमोसोम नंबर होता है, इसमें भी बहुत सारी स्पीसीज होती है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ये कैमेलिया स्पीसीज है, बॉटनिकल नेम क्या है? टिका कैमेलिया स्पीसीज, कैमेलियासी इसकी फैमिली है, एक फैमिली और है इसकी नई फैमिली थिएसी इसको बोला जाता है। कोटम ये हमारा हो गया गॉसिपियम स्पीसीज, इसमें 2 अलग अलग वेराइटी स्पीसीज, एक देसी है और एक विदेशी है। देसी अपना अर्बोरियम हार्बेशियम अपन बोलते हैं। हिरसुटम और बारावार्डियंस क्या हो जाती है? विदेशी हो जाएगी। 26 क्रोमोसोम नंबर देसी के होते हैं और विदेशी के 52 क्रोमोसोम नंबर होते हैं। तो अगर मान लो जूट ग्रोइंग एरिया है, वहाँ पे जूट नहीं लगा रहे तो कौन सी क्रॉप लगाएंगे? पेडी लगाएंगे। जूट जनरली कहाँ होता है? वेस्ट बंगाल में, इसलिए वहाँ आपने देखा वेस्ट बंगाल में जूट के स्थान पर जूट ना लगा के क्या लगाते हैं? पेडी लगाते हैं। इस क्वेश्चंस को अलग से बुक से पढ़ने की या याद करने की ज़रूरत नहीं थी, कॉमन सेंस था उसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन मेक द कलर ऑफ द सोइल वाइट? ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसकी वजह से सोइल का कलर जो है वाइट हो जाता है, सफ़ेद हो जाता है? क्लियर है? हमने सोइल साइंस के अंदर पढ़ा है सोइल कलर के बारे में। वहाँ पे हमने कुछ आपको बताया भी था कि किस कंपाउंड की वजह से सोइल का कलर चेंज होता है। जैसे रेड कलर हेमेटाइट की वजह से होता है ना। ब्लैक कलर जो है ह्यूमस की वजह से, और एक और आता है टीटा मैग्नीशिया, उसकी वजह से ब्लैक कलर होता है। इस तरीके से हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस ही हैं। नाइट्रोजन की वजह से सोइल का कलर जो है वाइट नहीं होता है। ठीक है, कैल्साइट इसको अभी छोड़ो, मैं बात करता हूँ आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड क्या है? आयरन ऑक्साइड की वजह से सोइल का कलर क्या हो जाता है? रेड हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? मिनरल कौन सा होता है? हेमेटाइट मिनरल होता है। कौन सा मिनरल होता है? हेमेटाइट मिनरल। ये क्या करता है? सोइल के कलर को रेड कर देता है। और रेड कलर जब इसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं, हाइड्रेशन करते हैं, इसका क्या करते हैं? हाइड्रेशन करते हैं, तो ये रेड कलर जो किस में बच जाता है? लिमोनाइट में। लिमोनाइट मतलब कलर क्या हो जाता है? येलो कलर हो जाता है सोइल का। क्लियर है? मतलब आयरन ऑक्साइड की वजह से रेड कलर होता है क्योंकि उसमें कौन सा कंपाउंड होता है? हेमेटाइट होता है। हेमेटाइट का जब हाइड्रेशन होता है, ये केमिकल प्रोसेस है, हाइड्रेशन होता है तो वो लिमोनाइट में बदल जाता है। मतलब जो रेड कलर है वो किस में? येलो कलर में चला जाता है। ये ऑप्शन है। ग्लूकोनाइट जो होता है, ग्लूकोनाइट जो है वो ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ग्लूकोनाइट की वजह से क्या होता है? ग्रीन कलर हो जाता है सोइल का। ठीक है, तो ये भी नहीं है। अब बचा क्या? कैल्साइट। हमने पढ़ा है, हमने अभी एसिडिक सोइल और एल्कलाइन सोइल और सेलाइन सोइल के बारे में पूरी स्टडी की है। तो उसके अंदर हमने पढ़ा है कि जब सोइल के ऊपर साल्ट जमा होता है तो उसके ऊपर क्या कौन कौन से कंपाउंड्स आ जाते हैं? एक तो कैल्शियम आ जाता है, सोडियम आ जाता है। इनकी वजह से सोइल में क्या हो जाती है? साल्टी हो जाती है ना। सेलाइन कंडीशन, एल्कलाइन कंडीशन हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर के जो एल्यूमिनियम, आयरन और हाइड्रोजन ऑक्साइड है वो क्या हो जाते हैं? लीच आउट, नीचे आ जाते हैं, और ऊपर क्या बच जाते हैं? हमारा कैल्शियम और सोडियम। ये कब होता है? किस कंडीशन में होता है? जब ये एरिड कंडीशन में होता है। एरिड कंडीशन में होता है। एरिड कंडीशन मतलब जहाँ पे बारिश क्या हो? लेस देन 55 सेंटीमीटर हो, लेस देन 55, है ना। मतलब 55 सेंटीमीटर से भी कम बारिश है, मतलब बारिश हो ही नहीं रही, बहुत कम बारिश हो रही, तो वहाँ पे जो है कैल्शियम और सोडियम के आयन ऊपर सरफेस पे जम जाते हैं और सोइल क्या हो जाती है? वाइट हो जाती है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन क्या समझ में आ रहा? कैल्साइट। इस कैल्साइट की वजह से सोइल का कलर जो है वाइट हो जाता है। कैल्साइट में क्या है? ये कंपाउंड है, कैल्शियम सोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए, पूछा है वार्म इज एन अल्टरनेटिव टू इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। वार्म जो है इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का अल्टरनेटिव है। तो वार्म है क्या? तो वार्म का जिससे आप फुल फॉर्म निकालोगे तो क्या होता है? वेस्कुलर, एवेस्कुलर,
माइकोराइजा, नाम से ही आपको आंसर मिल जाएगा। फिर भी देखते हैं एजोटोबैक्टर। एजोटोबैक्टर तो ये कहीं समझ में नहीं आ रहा भाई, हम एजोटोबैक्टर क्या है? देखो वाम है क्या है, ये है फास्फोरस एब्जॉर्बर, याद रखना क्या है, वाम क्या है, फास्फोरस एब्जॉर्बर है, फास्फोर को एब्जॉर्ब करने का काम करता है। एजोटोबैक्टर जो है वो है फ्री लिविंग बैक्टीरिया। फ्री लिविंग बैक्टीरिया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है, इसके बारे में मैं पहले जो अपना पेपर्स हुए हैं उसमें बताया है। नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया तो सभी है, एजोटोबैक्टर है, बी ग्रीन एल्गी है, सभी है, ये भी नहीं है। ये क्या है, फास्फोरस सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया, तो फास्फोरस सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया नहीं है, क्योंकि वाम क्या है, फास्फोरस एब्जॉर्बर है, मोबिलाइजर है, ठीक है, फास्फोरस को एब्जॉर्ब करने वाला है। और माइकोराइजा, माइकोराइजा से पहले देखिए एजोस्पिरम। एजोस्पिरम की बात करें तो ये एसोसिएटेड सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, ये भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, बट ये एसोसिएटेड सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, तो ये भी आंसर नहीं है। वाम पूछा है, वाम है क्या जिसको हम इनऑर्गेनिक के प्लेस पे यूज़ कर सकते हैं? तो वाम का नाम हमें फुल फॉर्म अगर हमें देखें तो वस्कुलर एवेस्कुलर माइकोराइजा, तो क्या आ रहा ऑप्शन यहाँ पे, माइकोराइजा। तो वाम क्या है, एक प्रकार का माइकोराइजा है जो फास्फोरस एब्जॉर्बर का काम करता है सोइल के अंदर। क्यों? क्योंकि फास्फोरस आपने पढ़ा होगा, फास्फोरस जो होता है वो इमोबाइल होता है, सोइल के अंदर जो है मोबाइल नहीं होता, ठीक है, सोइल के अंदर फास्फोरस जो है इमोबाइल होता है, मतलब जहाँ पड़ा रहेगा वहीं पड़ा रहेगा, प्लांट को मिलेगा नहीं। तो ये माइकोराइजा क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब करके क्या करता है, प्लांट को प्रोवाइड करवाने का काम करता है। तो वाम क्या है, माइकोराइजा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज नॉट इंक्लूडेड, कौन सी एक्टिविटी जो इंक्लूडेड नहीं है डायरेक्ट एग्रीकल्चर फाइनेंस में? कौन सी एक्टिविटीज़ है जो डायरेक्ट एग्रीकल्चर फाइनेंस के में नहीं आती है? तो परचेस ऑफ ट्रैक्टर फॉर फार्मर, फार्मर के लिए ट्रैक्टर को खरीदना, ठीक है, ये डायरेक्ट में आती है। परचेस ऑफ वाटर सेट फॉर प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, ये भी डायरेक्ट में आता है। वेस्टलैंड, सॉरी, परचेस ऑफ वेस्टलैंड, ये भी डायरेक्ट में आता है। स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए स्टोरेज बनाना, ये भी डायरेक्ट में आता है। कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप, ये भी डायरेक्ट में आता है। अब सीधा सेट ऑप्शन में आ रहा है परचेस ऑफ काउ, काउ को खरीदना, गाय को खरीदना, ये डायरेक्ट एग्रीकल्चर फाइनेंस के अंदर नहीं आता है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? क्यों? क्योंकि ये सारे किससे रिलेटेड बात हो रही, क्रॉप से रिलेटेड बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। ट्रैक्टर खरीदना कल्टीवेशन के लिए, वेस्ट लैंड खरीदना प्रोडक्शन के लिए, स्टोरेज का उसके लिए, क्रॉप का कल्टीवेशन करना, ये क्रॉप से रिलेटेड है। और परचेस ऑफ काउ एक अलग ही ऑप्शन हट के जा रहा है, मतलब एलिमिनेशन मेथड भी यूज़ कर सकते हो। तो परचेस ऑफ काउ, काउ को खरीदना है जो किसके अंदर नहीं आता, नॉट इन डायरेक्ट फाइनेंस के अंदर, डायरेक्ट एग्रीकल्चर फाइनेंस के अंदर नहीं आता है, इनडायरेक्टली आता है। क्यों? क्योंकि ये डेयरी का पार्ट है, एनिमल हस्बेंड्री का पार्ट है काउ को खरीदना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, व्हाट विल बी द क्रॉपिंग इंटेंसिटी, क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या है यदि हम सेम भूमि पे, सेम जमीन पे 2 क्रॉप लगाते हैं एक साल के अंदर? एक क्वेश्चन पूछा है, 2 क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन द सेम लैंड इन ए ईयर, मतलब क्रॉपिंग इंटेंसिटी पूछा है। अब एक साल के अंदर एक ही ज़मीन पे, उसी ज़मीन पे 2 क्रॉप लगाते हैं तो वहाँ की क्रॉपिंग इंटेंसिटी क्या हो गई? क्रॉपिंग इंटेंसिटी होता क्या है, ग्रास क्रॉप्ड एरिया अपॉन में क्या होता है, नेट क्रॉप्ड एरिया इंटू 100, ये होता है हमारा क्रॉपिंग इंटेंसिटी है। एक होता है क्रॉप रोटेशनल इंटेंसिटी, यहाँ आ जाएगा नंबर ऑफ क्रॉप सोन इन ईयर, एक साल में कितनी क्रॉप आपने ग्रो की, और नीचे आ जाएगा ड्यूरेशन ऑफ क्रॉप, ड्यूरेशन ऑफ क्रॉप इंटू 100, इसको बोलते हैं क्रॉप रोटेशनल इंटेंसिटी। अब यहाँ पे हमें क्या पूछा है, क्रॉपिंग इंटेंसिटी पूछा है। तो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया और नेट क्रॉप्ड एरिया, तो यहाँ तो ना तो हमें ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया दिया हुआ है, ना ही नेट सोन एरिया दिया हुआ है। तो समझना कैसे क्या करेंगे, समझो। उसने क्या बोला कि 2 क्रॉप को हमें ग्रो करना है एक ही साल के अंदर एक ही ज़मीन पे। मान लो ये हमारी लैंड है, ये हमने मान लिया ये हमारी लैंड कितनी है, 5 हेक्टेयर लैंड है, क्लियर है, कितनी है, 5 हेक्टेयर लैंड है। अब भी टोटल मतलब हमारे पास यहाँ पे नेट क्रॉप्ड एरिया कितना है, या नेट सोन एरिया, क्रॉप एरिया यहाँ सोन लिख लेना, नेट सोन एरिया। तो यहाँ पे हमारे पास नेट सोन एरिया कितना है, नेट सोन एरिया जो है वो कितना है, 5 हेक्टेयर है, ठीक है। ज़मीन कितनी है, 5 हेक्टेयर ज़मीन है, नेट सोन एरिया कितना हो गया, 5। अब हमें ग्रास क्रॉप्ड एरिया चाहिए, तो उसने क्या बोला, एक साल के अंदर सेम ज़मीन पर 2 क्रॉप लगाई, ठीक है, सेम। तो ये एक ज़मीन,
तो यहाँ पे खरीफ में उसने फार्मर ने 5 हेक्टेयर में सोयाबीन लगा ली, ये हमने मान लिया, ठीक है। अब उसी ज़मीन में रबी में 5 हेक्टेयर में उसने क्या लगा लिया, वीट लगा लिया। क्लियर? तो हो गया, क्या हो गया यहाँ पे कि सेम ज़मीन पर 5 हेक्टेयर जो ज़मीन थी, ये नेट शोन एरिया, मतलब उसके नेट शोन एरिया का मतलब है कि एक्चुअल में उसके पास कितनी ज़मीन में, तो एक्चुअल में उसके पास हमने मान ली 5 हेक्टेयर है। ग्रास क्रॉप्ड एरिया मतलब कि उसने उस ज़मीन पर एक पूरा कैलेंडर ईयर में कितने एरिया में क्रॉपिंग की, तो खरीफ में उसने 5 हेक्टेयर ले लिया सोयाबीन, सेम सॉइल के अंदर बात कर रहा हो, सेम लैंड पर, और उसी सेम लैंड पर उसने 5 हेक्टेयर में रबी में क्या ले लिया, वीट ले लिया। तो यहाँ पे ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया कितना हो गया, 5 + 5 कितना हो गया, 10। अब हम इस फार्मूले में रख देते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा, ग्रास क्रॉप्ड एरिया कितना हो गया 10, एक्चुअल एरिया कितना, नेट शोन एरिया 5 × 100, कैंसिल करोगे तो 2 आ जाएगा, कितना हो गया यहाँ पे 200% जो है क्रॉपिंग इंटेंसिटी। तो आंसर क्या आ जाएगा 200। क्लियर है? इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। और डायरेक्ट भी अगर क्रॉप रोटेशन इंटेंसिटी पूछा है तो हम पता है क्रॉप रोटेशन मतलब कितनी क्रॉप ली हमने, 2 क्रॉप ली। डायरेक्ट भी निकाल सकते हो, कैसे, एक साल में कितनी क्रॉप ली हमने, 2 क्रॉप ली, कितने साल के अंदर ली, 1 साल के अंदर, इंटू क्या हो गया 100, यहाँ से भी आ जाएगा डायरेक्ट 200%। समझ में आ गया? एक साल में कितनी क्रॉप ली, 2 क्रॉप ली, तो 2 क्रॉप ऊपर, मतलब नंबर ऑफ क्रॉप कितनी ली हमने, 2, कितने साल में ली, ड्यूरेशन क्या था, 1 साल था, और इंटू 100, वैसे भी निकाल सकते हैं। 1 मिनट। ओके, क्लियर है क्वेश्चन यहाँ पे कैसे निकालना है, सारी चीज़ आई थिंक क्लियर होगी ना। बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सैचुरेटेड फैटी एसिड। फैटी एसिड होता क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। ये 2 तरीके के होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड होता है और एक अनसैचुरेटेड होता है। पहली बात, सैचुरेशन का मतलब समझो, एक सिंपल लैंग्वेज में बात करता हूँ। सैचुरेशन का मतलब क्या होता है, आपने खाना खाया, ठीक है, आपने भर पेट खाना खा लिया आपने, तो हम क्या बोलते हैं कि यार हम तृप्त हो गए, संतृप्त हो गए, अब खाना खाने की ज़रूरत नहीं है, पेट भर गया। अगर उसके बाद आपको एक रोटी और दे देते तो आप क्या खा पाएंगे, नहीं पाएंगे। अगर ज़बरदस्ती आपको खिलाया जाए तो क्या कर दो, उसको बाहर कर दोगे। तो ये जो कंडीशन होती है उसको बोलते हैं सैचुरेटेड कंडीशन, मतलब कि मैं पूरी तरीके से संतृप्त हूँ, अब मुझे भोजन की आवश्यकता नहीं है। और समझते हैं सॉइल के रेफरेंस में, वाटर के रेफरेंस में समझिए। ये वाटर के पार्टिकल, ये सॉइल के पार्टिकल्स है, क्लियर है। इस सॉइल पार्टिकल्स के अंदर क्या है, ये यहाँ पे पानी भरा हुआ है। सॉइल पार्टिकल के आसपास ये पूरी तरीके से पानी से भर गया है, ठीक है, पूरी तरीके से ये वाटर फील्ड है, पूरी तरीके से भर गया है। ये कंडीशन बन गई कि अब यहाँ से पूरी तरीके से भरने और पानी जो है यहाँ नीचे निकलना शुरू हो जाएगा, पानी जो है नीचे निकलना शुरू हो जाएगा सॉइल के अंदर। सॉइल के अंदर जो सॉइल के जो एयर और जो स्पेस होते हैं, पोर स्पेस होते हैं, जहाँ पर पानी एयर रहती है, वो एयर वाले स्पेस जो है, जितनी भी स्पेस थी वो पूरी पानी से पूरी तरीके से भर गई, इतना भर गई कि अब वहाँ से पानी जो है नीचे की तरफ मूव करने लगा। इसको बोलते हैं सैचुरेटेड कंडीशन, मतलब पूरी तरीके से संतृप्त होना, पूरी तरीके से गीली हो गई मिट्टी। अब उसमें थोड़ा सा पानी अगर आप ऊपर से और देते हो तो पानी जो है वो नीचे की तरफ निकलना शुरू हो जाएगा, डाउनवर्ड मूवमेंट हो जाएगा, जिसको हम पर्कोलेशन, को हम क्या बोलते हैं, पर्कोलेशन बोलते हैं, ठीक है। तो पर्कोलेशन हमेशा अनसैचुरेटेड सॉइल में होता है, सैचुरेटेड सॉइल में होता है। जैसे ये सैचुरेटेड है, अब पानी नीचे की तरफ मूव कर रहा है, मतलब पर्कोलेशन कहाँ हो रहा है, सैचुरेटेड सॉइल में। और इन्फिल्ट्रेशन हमेशा अनसैचुरेटेड सॉइल में होता है, उसके बारे में भी अच्छे से कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, क्लियर है। तो सैचुरेटेड का मतलब समझ गए ना, कि पूरी तरीके से संतृप्त, पूरी तरीके से संतुष्ट हो गए। और अनसैचुरेटेड का मतलब कि हम पूरी तरीके से खा लिया, हमें और खाना है, ठीक है। अब सैचुरेटेड की बात करें तो सैचुरेटेड में कौन सा आता है, पाम ऑयल आता है, कोकोनट ऑयल आता है, ये किस में आता है, सैचुरेटेड में आता है। और बात करें तो आप जो बिस्किट खाते हैं ये आता है, चीज़ आता है, ये सब सैचुरेटेड में आता है, ठीक है, सैचुरेटेड में आता है। और हमें पूछा क्या है, सैचुरेटेड फैटी एसिड पूछा है, कौन सा है, तो यहाँ आपको दिख रहा है पाल्म ऑयल। पाल्म ऑयल से क्या मिलता है हमें, पाल्मिक एसिड मिलता है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा, पाल्मिक एसिड, ठीक है। अनसैचुरेटेड की बात करो तो अनसैचुरेटेड में कैनोला ऑयल आता है, अनसैचुरेटेड में क्या आता है, कैनोला ऑयल आता है, ठीक।
अब यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करें, आंसर तो मिल गया पाल्मिक एसिड है, क्योंकि पाम ऑयल क्या होता है, सेचुरेटेड होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये वाटर बेस्ड एसिड होता है। वाटर बेस्ड होती है मतलब इसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस दोनों होती है। जो हमारा जो डाइजेशन सिस्टम होता है, गैस्ट्रिक एसिड होता है, इसके अंदर क्या होता है, गैस्ट्रिक एसिड होता है, ये हमारे डाइजेशन सिस्टम को हेल्प करती है। ठीक है। बोरिक एसिड जो होता है ये इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड में यूज़ होता है, ये थोड़ा सा टॉक्सिक होता है, हमारे लिए हार्मफुल होता है। और सिलिसाइक्लिक एसिड जो है, सिलिसाइक्लिक एसिड जो है, जो ह्यूमन डिजीज़ होती है, जैसे स्किन डिजीज़ होती है, इनको क्या करता है, ये हेल्प करता है, उनको इम्प्रूव करता है ना। हमारी जो स्किन डिजीज़ होती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, मतलब हमारी स्किन जलने लगती है, मुहासे होते हैं, इनको क्या करता है, ये इनको रिमूव करने का काम करता है सिलिसाइक्लिक। ये जनरली कहाँ यूज़ होता है, मेडिकल में यूज़ होता है। तो आंसर क्या हमारा, पाल्मिक एसिड। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक। कौन इनमें से जो है वो ऑर्गेनिक का एग्रोनॉमी का पार्ट नहीं है, मतलब सस्य विज्ञान का पार्ट नहीं है, ये क्वेश्चन पूछा है। पहला ऑप्शन देखो, सोइल प्रिपरेशन फॉर क्रॉपिंग। क्रॉपिंग के लिए सोइल का प्रिपरेशन करना, ये एग्रोनॉमी का पार्ट है, सस्य विज्ञान का पार्ट है। प्रमोशन ऑफ क्रॉपिंग इंटेंसिटी, क्रॉपिंग इंटेंसिटी को बढ़ाना, ये भी सस्य विज्ञान का पार्ट है। क्यों, क्रॉपिंग इंटेंसिटी को बढ़ाना मतलब है नंबर ऑफ क्रॉप्स ज़्यादा लेनी है। प्लांट न्यूट्रिशन प्लानिंग, ठीक है, प्लांट के लिए जो हम न्यूट्रिशन हमें देना है, किस मात्रा में देना है, ये प्लानिंग करना, ये भी एग्रोनॉमी के अंदर आता है। इंटरक्रॉप कल्चर डेवलपमेंट, इंटर क्रॉपिंग करना है, ये भी एग्रोनॉमी का पार्ट है। नेक्स्ट लास्ट क्या है, शिप राइजिंग प्लानिंग, मतलब भेड़ बकरियों को, भेड़ को पालना, भेड़ पालन के लिए जो प्लानिंग करना, ये एग्रोनॉमी का पार्ट नहीं है, ये किसका पार्ट है, एनिमल हस्बेंड्री का पार्ट है। तो आंसर क्या हो जाएगा, शिप राइजिंग प्लानिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज द प्लांट ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर अंडर द RKVY। RKVY, तो इसका मतलब क्या होता है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, इसका फुल फॉर्म क्या है, RKVY का राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का एग्रीकल्चर का मतलब कितना परसेंट जो है प्लांट इन्होंने एक्सपेक्ट किया था। प्लांट का मतलब क्या है यहाँ पे, ये सबसे पहली बात करूँ तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2007 में शुरू हुई थी। कब ये शुरू हुई थी, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना 2007 में शुरू हुई थी। जब ये 2007 में शुरू हुई थी तब वहाँ पे 2007 से लेके 2012 क्या था, 11th 5 ईयर प्लान था, 5 ईयर प्लान था, 11th 5 ईयर प्लान शुरू हुआ था। तो उन्होंने यही बोला है कि जब ये 11th 5 ईयर प्लान था उसमें एग्रीकल्चर का ग्रोथ कितना हुआ, RKVY से, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना का कितना इन्होंने ग्रोथ एक्सपेक्ट किया था कि इतना % ग्रोथ होना चाहिए। तो 2007 में ये शुरू हुआ था और 2007 से लेकर 2012 में ये क्या था, 11th 5 ईयर प्लान था। और इसी 5 ईयर प्लान के अंदर इन्होंने बोला गया कि कितना % जो है ग्रोथ होनी चाहिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के थ्रू। तो कितना % ग्रोथ इन्होंने एक्सपेक्ट किया था, 4% ग्रोथ होनी चाहिए। आंसर क्या होगा, 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज RKVY। RKVY का मतलब क्या है, अभी मैंने बताया क्या है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है इसका मतलब। इसका फुल फॉर्म क्या है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। ये 2007 में शुरू हुई और 11th 5 ईयर प्लान में 4% इसकी ग्रोथ रेट रखी गई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉपिंग प्रैक्टिस इज इको फ्रेंडली। इनमें से कौन से ऐसी फॉलोइंग प्रैक्टिस है जो क्या है, इको फ्रेंडली है, मतलब इन्वायरमेंट सेफ प्रैक्टिस है। तो बात करो ऑर्गेनिक फार्मिंग, ये हो सकता है ऑर्गेनिक फार्मिंग हम क्या करते हैं, कोई केमिकल कोई फर्टिलाइजर यूज़ नहीं करते जिससे हमारा क्या हो, इन्वायरमेंटल में हार्म हो, तो ये इको फ्रेंडली प्रैक्टिस है। कल्टीवेशन हम कर रहे हैं तो वो उससे इन्वायरमेंट अफेक्ट होता है, लैंड फार्मिंग कर रहे हैं, हाउस फार्मिंग कर रहे हैं, इन्वायरमेंट अफेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे एक ही ऐसी प्रैक्टिस है ऑर्गेनिक फार्मिंग जिसकी वजह से क्या होगा, इन्वायरमेंट जो है इको फ्रेंडली होगा, हमारे नेचर को कोई नुकसान नहीं होगा, इसीलिए इसको इको फ्रेंडली फार्मिंग भी बोलते हैं, इसको पर्माकल्चर भी बोलते हैं, सस्टेनेबल फार्मिंग भी बोल देते हैं। फिर द यूनियन बजट 2012-13, ये क्वेश्चंस 2012-13 में पूछा गया था कि फूड सिक्योरिटी बिल व्हाट द कास्ट ऑफ डेट बिल आर एक्सचेकर, है ना, कि 2012-13 का जो यूनियन बजट था उसमें उन्होंने अनाउंस किया था, इंट्रोड्यूस किया था फूड सिक्योरिटी बिल। 2012-13 के यूनियन बजट में इन्होंने फूड सिक्योरिटी बिल अनाउंस किया था। तो क्वेश्चन क्या पूछा है कि उस बिल की कॉस्ट, एक्सचेकर कॉस्ट क्या थी उस बिल की, तो उस बिल की एक्सचेकर कॉस्ट थी 150 बिलियन। ठीक है, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन तो रिपीट होगा नहीं, क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन आ सकता है 2020-21 का कि 2020-21 में कितना थी। तो ये मैं करंट अफेयर वाले पार्ट में आपको बता दूंगा या डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा कि कितना होगी 2020-21 की। क्लियर है।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए डायरेक्ट एग्रीकल्चर एडवांस, इनमें से कौन सा है जो डायरेक्ट एग्रीकल्चर एडवांस के अंदर नहीं आता है। तो इस क्वेश्चन को हम एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं। देखो पहला क्या दिखा है, एडवांस अप टू 2 करोड़ फॉर द प्री हार्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो प्री हार्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या है, प्री हार्वेस्टिंग में हार्वेस्टिंग करने से पहले की एक्टिविटीज़ एग्रीकल्चर के अंदर आती है, डायरेक्ट एग्रीकल्चर के अंदर ही आती है, ऑटोमेटिक समझिए, सिर्फ ये समझ लिया एग्रीकल्चर के अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये आ रहा है। दूसरा एडवांस 2 करोड़ फॉर द पोल्ट्री एक्टिविटीज़, ये भी पोल्ट्री एक्टिविटीज़, ये भी पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर है। एडवांस अप टू 2 करोड़ टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर फॉर राइजिंग क्रॉप, ये भी एग्रीकल्चर के अंदर है। फिर देखो एडवांस 3 करोड़ टू स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन जो प्रोक्योरमेंट का काम करता है ऑलसीड क्रॉप को, उसको एडवांस 3 करोड़ दिया गया है। तो ये जो है क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया है जो क्या है डायरेक्ट एग्रीकल्चर के अंदर नहीं आता, ये इनडायरेक्ट आता है। क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट ने किसको दिया, इस ऑर्गेनाइजेशन को दिया, गवर्नमेंट ने किसको दिया, इस ऑर्गेनाइजेशन को दिया, ठीक है। गवर्नमेंट ने किसको दिया, स्टेट कोऑपरेटिव कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन को दिया, ठीक है। और यहाँ से फिर किसका आएगा, प्रोक्योरमेंट के लिए फार्मर्स के पास आएगा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, इनडायरेक्ट आ रहा है, ये डायरेक्ट नहीं आ रहा है, तो हमारा आंसर क्या होगा, यही होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट शेयर इन द इम्पोर्ट बिल ऑफ इंडिया, ठीक है। इम्पोर्ट बिल मतलब इम्पोर्ट बिल ऑफ इंडिया में सबसे ज़्यादा शेयर किसका है। तो यहाँ पे देखिए इम्पोर्ट बिल, आयात निर्यात की बात हो रही है ना, इम्पोर्ट कर रहे हैं हम, बाहर से चीज़ें मंगवा रहे हैं। तो नाउ डेज आपको भी समझ में आ रहा है कि सबसे ज़्यादा इंडिया में चीज़ें कहाँ, किसका शेयर सबसे ज़्यादा है। नेचुरल गैस का है, नहीं है। मशीनरी टूल्स का है, नहीं है। सोने का है, नहीं है। फूड का है, नहीं है। सबसे ज़्यादा जो शेयर है इम्पोर्ट बिल में वो है 9% है। किसका है, क्रूड ऑयल का, पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल का है। 9% शेयर है इम्पोर्ट बिल में। जितना हम बाहर से चीज़ें मंगवाते हैं, सामान मंगवाते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा शेयर किसका है, पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल का है। 9% शेयर है। क्लियर, ये लेटेस्ट डाटा है, 9% शेयर। फिर हम बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन आफ्टर लैंड एंड वाटर। भूमि और जल के अलावा, ठीक है, एक तो हो गया भूमि और दूसरा हो गया जल। इसके अलावा कौन सा इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज है, इनपुट है जो हमारी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है। फिर एग्रीकल्चर लोन ज़रूरी नहीं है, लोन नहीं होगा तो भी हम फार्मिंग कर सकते हैं, है ना, इसकी ज़रूरत नहीं है। इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी नेसेसरी है बट ये सेकेंडरी है। पहला हमारा काम क्या है, हमें प्रोडक्शन लेना है, एनी हाउ कंडीशन, किसी भी कॉस्ट पे हमें प्रोडक्शन लेना है ज़्यादा से ज़्यादा, ये हमारा फर्स्ट है। इन्वायरमेंटल सेफ्टी जो है, सिक्योरिटी है, वो सेकेंडरी ऑप्शन है। फिर करते हैं बायोमास, बायोमास भी नहीं है, बायोमास जो है वो हमारा रिसोर्सेज नहीं है लैंड और वाटर के अलावा। फिर बात करते हैं फर्टिलाइज़र, मतलब वो रिसोर्सेज देखना है जो हमारी क्रॉप के प्रोडक्शंस को बढ़ाए। तो यहाँ से देखो, एग्रीकल्चर लोन नहीं बढ़ाएगा, इन्वायरमेंटल सेफ्टी नहीं बढ़ाएगा, बायोमास नहीं बढ़ाएगा, क्या बढ़ाएगा, आपका जो फर्टिलाइज़र है वो क्रॉप जो आपकी क्रॉप है उसके प्रोडक्शन को बढ़ाएगा। तो एक तो उसके लिए भूमि चाहिए और पानी चाहिए, पानी के अलावा क्या चाहिए, फर्टिलाइज़र चाहिए, तभी हमें क्या होगा, प्रोडक्शन अच्छा मिलेगा। तो इन चारों ऑप्शन में जो नेक्स्ट रिसोर्सेज कौन सा है, फर्टिलाइज़र ऐसा रिसोर्सेज है जो हमारे एग्रीकल्चर के लिए ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज डज नॉट कम्स अंडर फाइनेंशियल इंक्लूजन। कौन सी एक्टिविटी है जो फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर नहीं आती है, क्या बोला, सॉरी, हाँ, डज नॉट कम्स फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर नहीं आती है। देखो फाइनेंशियल इंक्लूजन होता क्या है, पहले इतना सा समझ लीजिए, फाइनेंशियल इंक्लूजन होता क्या है। फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब होता है, दो तरीके के लोग होते हैं, एक इंडिविजुअल होता है, एक बिजनेसमैन होता है। क्या होता है, एक इंडिविजुअल होता है और एक बिजनेसेस होता है। क्या होता है, बिजनेसेस, दो चीज़ें होती हैं। तो जो इंडिविजुअल है और बिजनेसेस है, इनको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना फाइनेंशियल जो सर्विसेज है उनके लिए। अब फाइनेंशियल सर्विसेज क्या हो गई, जैसे बैंकिंग हो गया, फाइनेंशियल सर्विस मतलब इनको बैंकिंग हो गया, लोन प्रोवाइड करना, इंश्योरेंस देना, इक्विटी देना, ये क्या है, ये बैंकिंग या फाइनेंशियल सर्विसेज है। तो फाइनेंशियल सर्विसेज इंडिविजुअल और बिजनेसेस दोनों के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवाना, इक्वल अपॉर्चुनिटी अवेलेबल करवाना। मतलब क्या है कि जो पुअर है, फार्मर है ना, जैसे मान लो दो तरीके के लोग होते हैं, एक पुअर होता है और एक रिच होता है।
तो मान लो किसी को क्या कार खरीदना है, एग्जांपल समझ लिए, ये पुअर पर्सन है और ये रिच पर्सन है, इसको कार खरीदना है। तो इसको तो लोन लेने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं, बट अगर इसको इसके इक्वल आना है तो इसको क्या लेना पड़ेगा, फाइनेंशियल सर्विस लेनी पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, फाइनेंशियल सपोर्ट लेना पड़ेगा। तो जो फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब क्या होता है कि जो इंडिविजुअल है या बिजनेसेस है उनको फाइनेंशियल फैसिलिटी प्रोवाइड करवाना, और कैसे, एक किफ़ायती, मतलब एक बोल सकते हैं हम कि एक किफ़ायती दरों पर, ज़्यादा उसका लॉस ना हो, ज़्यादा नुकसान ना हो, वो प्रोवाइड करवाना। तो इसका मेन पर्पज़ ही क्या है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मेन पर्पज़ ही क्या है, फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करवाना इंडिविजुअल और बिजनेसेस दोनों को, और फाइनेंशियल सपोर्ट देना, या तो फार्मिंग के लिए, किसी और पर्पज़ के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शंस देखिए कौन सा है जो उसके अंदर नहीं आता, फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर नहीं आता। तो पहला देखो, कलेक्शन ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम पुअरेस्ट ऑफ द पुअर फॉर एग्जामिनेशन, पुअरेस्ट द पुअर एग्जामिनेशन। तो यही जो है पहला ही ऑप्शन हमें समझ में आ रहा है कि ये ऑप्शन जो है इसके अंदर नहीं आता। क्यों क्या बोला इन्होंने कि कलेक्शन ऑफ एप्लीकेशन फ्रॉम ऑफ पुअरेस्ट ऑफ द पुअर फॉर एग्जामिनेशन। हम सिर्फ पुअरेस्ट ऑफ द पुअर्स एग्जामिनेशंस के लिए एप्लीकेशन नहीं लेते, हमने क्या बोला, इंडिविजुअल हो गया, बिजनेसेस हो गया, सब तरह के यहाँ पे होता है। तो आंसर तो हमारा क्या हो गया, पहला ही हो गया। दूसरा देखो, एक्सप्लेनिंग बैंकिंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट, हाँ बैंकिंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट फाइनेंशियल इंश्योरेंस में आता है। कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट फॉर ओपनिंग सेविंग अकाउंट, ये भी आता है बैंकिंग सर्विस के अंदर। कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड इन रूरल एरियाज, ये भी बैंकिंग में आता है, इसके लिए हम लोन वगैरह दे सकते हैं। डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज एट एफोर्डेबल कॉस्ट, सेक्शन ऑफ लो इनकम एंड डिसएडवांटेज ऑफ ग्रुप, ये भी फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर आता है। क्या नहीं आता है कि पुअरेस्ट ऑफ द पुअर फॉर एग्जामिनेशन के लिए उनका एप्लीकेशन कलेक्ट करना, ये फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर नहीं आता है। ठीक है, और जब नाबार्ड पढ़ाऊंगा, नाबार्ड के बारे में पढ़ाऊंगा, तब बताऊंगा फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर आती है, क्या उसके एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, मेन पर्पज़ क्या है, सारी चीज़ डिस्कस करेंगे। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग मार्क्स मैक्स क्रॉपिंग मोर इंटेंसिव, इनमें से कौन सा ऐसा है जो क्रॉपिंग को और ज़्यादा इंटेंस करता है। इंटेंसिव का मतलब है, हमने पढ़ा है मल्टीपल क्रॉपिंग, रिले क्रॉपिंग, इंटर क्रॉपिंग, मतलब एक साल में हमें 2 से 3 से 4 से 5 से ज़्यादा क्रॉप अगर हम लेते हैं तो हमारी जो क्रॉपिंग है वो और इंटेंस हो जाती है ना। तो उसी से समझिए, यहाँ देखो क्या चीज़ हम यूज़ करेंगे तो हमारा जो है क्रॉपिंग है मोर इंटेंस हो जाएगी। इरिगेशन देने से नहीं, क्रॉपिंग पैटर्न चेंज करने से नहीं, ऑर्गेनिक मैन्योर यूज़ करेंगे तो नहीं। हम अगर केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं, इनसे तो नहीं हो रहा, अगर हम केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं तो हमारी क्रॉपिंग और इंटेंस हो जाती है ना भाई। हमारा प्रोडक्शन बढ़ रहा है, हमारी क्रॉपिंग जो है और इंटेंस हो रही है, किसकी वजह से, जब हम उसमें फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो हाई यील्ड वेराइटीज़ ऑफ सीड, ये भी नहीं है। तो क्या होगा, हम अगर फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे, केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे तो हमारी क्रॉप जो है मोर इंटेंस होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ RKBY। RKBY का फुल फॉर्म है राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना। क्या है, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम। ये कब शुरू हुई थी, ये शुरू हुई थी रबी 1999 में। ये क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब शुरू हुआ है। 1999 तो ऑप्शन में मिलेगा, कभी आगे रबी दे देते हैं, कभी खरीफ दे देते हैं, कभी जून दे देते हैं, कभी जुलाई दे देते हैं, किस तरह के ऑप्शन दे देते। तो रबी 1999 में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना शुरू किया गया था। Now the next question, which of the following is the result of mating of two breeds of animal of the same species। यहाँ पे थोड़ा सा मैं करेक्ट करना चाहूँगा आप लोगों को। देखो क्या होता है कि IBPS AFO जो है क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड नहीं करता। ये जो क्वेश्चन पेपर रहते हैं ये बच्चों के द्वारा बताए हुए रहते हैं, टोटली मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। तो क्वेश्चन जो है, क्वेश्चंस की लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है ना। एक्चुअल पेपर में क्या लैंग्वेज पूछी हुई है, बच्चों बाहर आके जब वो क्वेश्चंस बताता है तो लैंग्वेज चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि इनमें से कौन सा जो है रिजल्ट है मेटिंग का, दो अलग अलग ब्रीड के मेटिंग का रिजल्ट है जो कि सेम स्पीसीज में है। पहले तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ सेम स्पीसीज नहीं आना चाहिए, डिफरेंट स्पीसीज आना चाहिए। क्या आना चाहिए, डिफरेंट स्पीसीज। क्यों, पहले तो इसका आंसर बता दो। इसका आंसर क्या है, मूल, जिसको हम खच्चर बोलते हैं, है ना। अब देखो यहाँ पे मूल किससे बना है, हॉर्स और डोंकी के क्रॉस से। डोंकी का मेल लिया गया था जिसको जेक बोला जाता है, और हॉर्स का फीमेल, ठीक है, हॉर्स का क्या लिया गया था, फीमेल लिया गया था जिसको मेयर बोला जाता है। ठीक है, याद रखना, ये भी पूछ लिया जाता है कि डोंकी का मेल था या फीमेल था, या हॉर्स का मेल था या फीमेल था। तो डोंकी का मेल और हॉर्स का फीमेल लिया गया था।
अब यहाँ पे देखो, डोंकी के अंदर जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो 62 होते हैं और हॉर्स के अंदर क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो 64 होते हैं। तो सीधी सी बात है ये दोनों अलग अलग स्पीसीज़ के हैं। सेम स्पीसीज़ के कहाँ से होगा? अगर ये सेम स्पीसीज़ के होते तो क्रोमोसोम नंबर 24 होते इनके, लेकिन ये अलग अलग स्पीसीज़ के हैं। जैसे हमने गेहूं के अंदर पढ़ते हैं अलग अलग स्पीसीज़, जैसे टिट्रिकम एस्टिवम हो गया, टिट्रिकम डाइकोकम हो गया, टिट्रिकम ड्यूरम हो गया, सबके क्रोमोसोम नंबर अलग अलग है। क्यों? क्योंकि स्पीसीज़ ही अलग है। तो ये डिफरेंट स्पीसीज़ होना चाहिए, यहाँ पे सेम स्पीसीज़ नहीं होना चाहिए। अब इन दोनों को क्रॉस करवाते हैं तो यहाँ से कितने आएंगे? 31 क्रोमोसोम प्लस यहाँ से कितने आएंगे? 32 क्रोमोसोम। तो ये कितना हो गया? 63 क्रोमोसोम किस में होते हैं? मूल के अंदर होते हैं। ठीक है, इसीलिए ये आगे रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। ध्यान रखना, ये आगे रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता रिप्रोड्यूस? मतलब ये आगे और जो है प्रजनन क्षमता इसके अंदर नहीं होती है कि ये मूल जो है आगे और क्या कर सकता है और बच्चे पैदा कर सके। इस मूल के अंदर कैपेसिटी नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि इसके अंदर ऑड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। क्या होता है? ये ऑड नंबर क्रोमोसोम की वजह से ये आगे क्या करता है? बच्चे पैदा नहीं कर सकता। ये मेल फीमेल दोनों में से कुछ भी हो सकता है, इधर मेल और फीमेल दोनों में से कुछ भी हो सकता है। क्लियर है? तो आंसर क्या आएगा? मूल। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अमोनियम फ्रैक्शन इज इन दी सॉइल इज ड्यू टू। अमोनियम फ्रैक्शन सॉइल में किसकी वजह से होता है? जब हम माइक्रोबियल डिपोजिशन होता है सॉइल के अंदर, क्या होता है? जो माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ होती है ना, माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ होने की वजह से जो अमोनिया का फ्रैक्शन होता है। तो माइक्रोबियल डिपोजिशन की वजह से होता है, तो ऑप्शन देखो माइक्रोबियल एजिप्शन नहीं, सॉइल एक्शन रिएक्शन की वजह से भी नहीं होता है, माइक्रोबियल इमोबिलाइजेशन के लिए नहीं होता है और माइक्रोबियल फ्रैक्शन की वजह से भी नहीं होता है। जब माइक्रोबियल डिपोजिशन होता है सॉइल के अंदर, जब माइक्रोबियल डिपोजिशन होता है, माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ होती है, डिकम्पोजिशन होता है, उसकी वजह से अमोनियम का फ्रैक्शन होता है। मतलब फ्रैक्शन का मतलब है अमोनिया टूटता है। ठीक है, अमोनियम फ्रैक्शन का मतलब क्या है? अमोनिया का टूटना। किसकी वजह से? हमने पढ़ा है कि NH4 अमोनिया से क्या बनता है? NO2 नाइट्राइड बनता है और नाइट्राइड से क्या बनता है? NO3 नाइट्रेट बनता है। तो कब होता है अमोनिया का फ्रैक्शन? जब माइक्रोबियल डिकम्पोजिशन होता है। ठीक है, तब होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सोइल प्रॉपर्टीज डज नॉट चेंज। ऐसी कौन सी सोइल प्रॉपर्टीज़ है जो सोइल क्रॉपिंग करने पर और कल्टीवेशन करने पर चेंज नहीं होती? सब जानते हैं सोइल टेक्सचर जो होता है वो रिलेटिव प्रॉपर्टी होती है, उसमें सैंड सिल्ट क्ले का जो परसेंटेज होता है वो इक्वल अमाउंट में होता है और वो कभी भी चेंज नहीं होती है। मतलब रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ सैंड सिल्ट क्ले, उसको हम क्या बोलते हैं? सोइल टेक्सचर बोलते हैं। और ये इनहेरेंट प्रॉपर्टीज़ होती है, स्टैटिक प्रॉपर्टीज़ होती है, बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती है, ये कभी भी चेंज नहीं होती। तो क्या आ जाएगा? सोइल टेक्सचर। नेक्स्ट बात करो, द डायमीटर ऑफ स्प्रे ड्रॉप्स फ्रॉम मोस्ट स्प्रेयर। ज़्यादातर जो स्प्रे हम यूज़ करते हैं अपनी फील्ड में स्प्रेयर के लिए, उनमें जो है डायमीटर क्या होता है? मोस्ट ऑफ द की बात कर रहे हैं। वैसे आपने हाई वॉल्यूम, लो वॉल्यूम सारी चीज़ें पढ़ी होगी, है ना। एक आपने पढ़ा होगा हाई वॉल्यूम, ठीक है, लो वॉल्यूम पढ़ा होगा और एक पढ़ता होगा अल्ट्रा लो वॉल्यूम। 3 हाई वॉल्यूम मतलब 400 kg 400 लीटर पर हेक्टेयर पड़ा होगा। फिर 5 से लेके 400 लीटर पर हेक्टेयर पड़ा होगा। और लेस देन 5 लीटर पर हेक्टेयर अगर आपने पढ़ा होगा तो वो क्या है? अल्ट्रा वाले। बट यहाँ पे क्या पूछा है कि मोस्ट ऑफ द स्प्रेयर जिनका डायमीटर क्या होना चाहिए, जो मोस्ट ऑफ द स्प्रेयर हम यूज़ करते हैं स्प्रे के लिए, उनका डायमीटर क्या होना चाहिए? तो उनका डायमीटर होना चाहिए 100 से 200 माइक्रोमीटर। 100 से 200 के बीच में होना चाहिए मोस्ट ऑफ द स्प्रे का डायमीटर, जो उनकी स्प्रे की ड्रॉप्स है उनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन रिसीव द मानसून फर्स्ट। ऐसा कौन सा रीजन है जहाँ पे सबसे पहले मानसून आता है? आप सभी जानते हैं सबसे पहले जो मानसून आता है, भारतीय मानसून जो आता है वो कहाँ आता है? केरल में आता है। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, बे ऑफ बंगाल नहीं, ये तो उस तरफ रह गया, जबकि मानसून आता है अरब सागर से। कोस्टल रीजन ऑफ गुजरात, कोस्टल रीजन ऑफ गुजरात तो बहुत ऊपर रह गया, जबकि मानसून कहाँ से आता है? ये कोस्टल रीजन ऑफ केरला। तो हिमालय रीजन भी नहीं है, ये तो ऊपर रह गया। तो कोस्टल रीजन ऑफ केरला से क्या आता है? सबसे पहले मानसून जो आता है वो कोस्टल रीजन ऑफ केरला से आता है। 1 जून को मानसून आ जाता है केरल के अंदर। तो कहाँ से आता है? कोस्टल रीजन ऑफ मानसून। ये जो आपको दिख रहा है ये कोस्टल रीजन है केरला का, यहाँ पे मानसून सबसे पहले आता है। ठीक है, फिर है विच वाई इज़ फूड जेट नोजल इज यूज्ड। हम फूड जेट नोजल को यूज़ करते हैं, बहुत सारे की अलग अलग नोजल होती है ना। फूड जेट नोजल का ही यूज़ क्यों करते हैं? इसलिए फूड जेट नोजल का यूज़ करते हैं क्योंकि उसमें डिलीवरी बहुत फास्ट होती है। क्या होती है उसके अंदर? स्प्रे लिक्विड की डिलीवरी बहुत फास्ट होती है, इसलिए हम फूड जेट नोजल का यूज़ करते हैं। क्लियर है? क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि उसके अंदर क्विक डिलीवरी होती है स्प्रे लिक्विड की। और लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस
प्रोसेस इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर। ये क्वेश्चन आंसर आपको बताना है। हर बार मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ आपके, मैं मतलब हो सकता है कि या तो आप पूरा वीडियोस देखते नहीं हो, इस वजह से आप मैसेज में रिप्लाई नहीं करते हो। मैं चाहता हूँ बच्चों आप ये पूरा वीडियोस देखें, इसलिए नहीं कि मैं अपने फ़ायदे के लिए बोल रहा हूँ, इसलिए क्योंकि ये पुराने 10 साल के क्वेश्चन पेपर है। 10 साल के क्वेश्चन पेपर से आप बहुत सारी प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी, इससे बहुत सारी प्रैक्टिस हो जाएगी। 10 साल का पैटर्न आपको पता चल जाएगा एफओ का कि किस तरीके का पैटर्न रहा है एफओ का। और यहाँ पे मैं सिर्फ आपको क्वेश्चन आंसर ही नहीं बता रहा हूँ, दूसरे ऑप्शंस भी आपको सोल्व करवा रहा हूँ। एक क्वेश्चन के अंदर 4 ऑप्शन रहते हैं, 4-5 ऑप्शन, सारे ऑप्शंस को क्लियर करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे ये क्या होगा, कौन सा करेक्ट सीक्वेंस है, आप पहले हार्वेस्टिंग करोगे, फिर थ्रेसिंग करोगे और फिर प्रोसेसिंग करोगे। तो राइट वाला आंसर आपको बताना है इनमें से कौन सा है। क्लियर है? थैंक यू दोस्तों।